और कल्पना कीजिए, दो यूरोपीय ताकतें इंग्लैंड और फ्रांस हजारों मील दूर भारत की जमीन पर अपनी पुरानी दुश्मनी को एक नए अखाड़े में ले आती हैं। और ये सिर्फ मसालों या कपड़े के व्यापार की लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई थी भारत के भविष्य पर, यहाँ की सियासत पर और आने वाली सदियों की तकदीर पर कब्जा करने की। आज हम इसी नाटकीय संघर्ष की परतें खोलेंगे। बिल्कुल। आज की हमारी गहन पड़ताल का विषय है आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष, जिसे भारत में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें महत्वाकांक्षा, कूटनीति, धोखा और युद्ध सब कुछ शामिल है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे पास मिस्टर टीचर के तैयार किए गए कुछ बेहतरीन विजुअल स्रोत हैं, जो इस उलझी हुई कहानी को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। तो हमारा लक्ष्य ये समझना है कि यूरोप में शुरू हुई एक होड़ ने कैसे भारत में 3 बड़े युद्धों को जन्म दिया। और कैसे इन युद्धों के धुएं के बीच से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। चलिए इस दिलचस्प कहानी को खोलते हैं। मतलब वहां राजा कौन बनेगा, बिल्कुल। इस बात को लेकर यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। और उसी की चिंगारी यहाँ भारत तक पहुंच गई। हाँ, और इसी वजह से 1746 में यहाँ दोनों कंपनियों के बीच युद्ध शुरू हो गया। और इस युद्ध की एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी। जैसा कि हमारे मिस्टर टीचर के स्रोत में एग्जाम अलर्ट में बताया गया है, सेंट टोपे का युद्ध। इसका नतीजा क्या रहा? इसमें फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। ये शुरुआती दौर में फ्रांसीसियों के दबदबे को दिखाता है। लेकिन युद्ध हमेशा तो नहीं चल सकता। इसका अंत कैसे हुआ? इसका अंत भी यूरोप की एक संधि से ही हुआ। 1748 में एक्सला शापेल की संधि हुई। अच्छा। इस संधि से ऑस्ट्रिया का विवाद सुलझ गया और परिणाम स्वरूप भारत में भी पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तो पहला युद्ध यूरोपीय मामले की वजह से हुआ, एक तरह से ड्रॉ हो गया। अब दूसरे युद्ध की बात करते हैं। यहाँ मामला पूरी तरह से स्थानीय था। हाँ, सिंहासन का झगड़ा। बिल्कुल सही कहा। इस युद्ध का मुख्य कारण था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद। मतलब गद्दी की लड़ाई। हाँ, हैदराबाद में असफ जंग की मृत्यु के बाद उनके बेटे नासिर जंग और उनके पोते मुजफ्फर जंग के बीच विवाद छिड़ गया। और कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन और उनके बहनोई चंदा साहब के बीच गद्दी को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। और यहीं पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को भारतीय राजनीति में दखल देने का सुनहरा मौका मिला। उन्होंने अपनी अपनी टीमें बना ली। हाँ, यहाँ जो आकर्षक है वो ये है कि कैसे राजनीतिक गुटबंदी हुई। एक तरह से उन्होंने भारतीय शासकों को अपनी शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और फ्रांसीसी गुट का लीडर कौन था? उसका नेतृत्व डुप्ले कर रहा था। वो एक बहुत महत्वाकांक्षी गवर्नर था। उसने किसका साथ दिया? उसने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहब का समर्थन किया। उसका उद्देश्य साफ था, इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाना। तो जाहिर है अंग्रेजों ने दूसरी टीम चुन ली होगी। हाँ, उनके लिए अपने प्रतिद्वंदियों का समर्थन करना लगभग अनिवार्य हो गया था। उन्होंने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का समर्थन किया। और फ्रांसीसियों की शुरुआती चालें काफी सफल रहीं। मिस्टर टीचर के स्रोत हमें बताते हैं कि 1749 में फ्रेंच सेना की मदद से अनवरुद्दीन युद्ध में मारा गया। हाँ, और चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बन गया। फ्रांसीसियों के लिए एक बड़ी जीत थी ये। और फिर हैदराबाद में? फिर 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। मतलब दोनों जगहों पर फ्रांसीसियों के चुने हुए लोग गद्दी पर बैठ गए। बिल्कुल। यहाँ फ्रांसीसी पूरी तरह से हावी दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो ये खेल जीत चुके हैं। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है, रॉबर्ट क्लाइव के रूप में। हाँ, ये हिस्सा वाकई दिलचस्प है। अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली युद्ध से भागकर त्रिचनापल्ली में शरण लेता है। और फ्रांसीसी और चंदा साहब मिलकर उस किले को घेर लेते हैं। सबको लगा अब खेल खत्म। और यहीं पर क्लाइव की उसकी कूटनीति काम आती है। वो त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए एक बहुत ही साहसिक कदम उठाता है। वही अर्कोट वाला दाव। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत में दिखाया गया है, क्लाइव कर्नाटक की राजधानी अर्कोट पर हमला कर उस पर अधिकार कर लेता है। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इस एक चाल ने पूरा पासा ही पलट दिया। हाँ, 1752 में स्ट्रिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये तो फ्रांसीसियों के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। बहुत बड़ी। और इस हार का सीधा असर डुप्ले पर पड़ा। उसे वापस फ्रांस बुला लिया गया। मतलब जिसने ही पूरा खेल शुरू किया,
उसे ही खेल से बाहर कर दिया गया। हाँ, और 1754 में गौडेहू नया फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। और फिर संधि हो गई। हाँ, जनवरी 1755 में पांडिचेरी की संधि के साथ इस दूसरे युद्ध का विराम हुआ। अब हम आते हैं तीसरे और अंतिम कर्नाटक युद्ध पर। एक बार फिर इसकी जड़ें यूरोप में थीं। बिल्कुल, यह युद्ध 1756 में यूरोप में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा था। तो ये 1756 में शुरू हुआ। हाँ, और 1763 में पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध की सबसे निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? मतलब वो एक लड़ाई जिसने सब कुछ तय कर दिया। वो थी 1760 में हुई वॉन्डीवॉश की लड़ाई। यहाँ अंग्रेजी सेना, जिसका नेतृत्व सर आयरकूट कर रहे थे, ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। यह एक निर्णायक मोड़ था। इस एक लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसियों का भविष्य तय कर दिया। बिल्कुल, उनका राज करने का सपना वॉन्डीवॉश के मैदान में ही दफन हो गया। और इसके तुरंत बाद 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर भी कब्जा कर लिया, जो फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र था। हाँ, अब फ्रांसीसियों के पास भारत में सैन्य शक्ति के नाम पर कुछ नहीं बचा था। तो फिर आखिरी संधि हुई। अंत में 1763 की पेरिस की संधि ने इस संघर्ष को समाप्त किया। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर बाकी सभी प्रदेश जो 1749 तक फ्रांसीसियों के कब्जे में थे, उन्हें लौटा दिए। लेकिन एक शर्त के साथ, है ना? हाँ, और बहुत जरूरी शर्त थी वो, कि अब फ्रांसीसी इन जगहों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे, वो अपनी सेना नहीं रख सकते थे। मतलब आप व्यापारी बन के रहो, शासक बनने की कोशिश मत करो। और ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहे, लेकिन अब वे एक राजनीतिक शक्ति नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो खतरा अब टल चुका था। चलिए, मिस्टर टीचर के इस सारांश स्रोत से तीनों युद्धों को जल्दी से दोहराते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। प्रथम युद्ध 1746 से 48, कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, और अंत हुआ एला शापल की संधि से। दूसरा युद्ध 1749 से 54, इसका परिणाम था डुप्ले की हार, गोडेहू का नया गवर्नर बनना, और अंत हुआ पांडिचेरी की संधि से। और तीसरा युद्ध 1756 से 63, कारण था सप्तवर्षीय युद्ध, और अंत हुआ पेरिस की संधि से। निर्णायक लड़ाई, वॉन्डीवॉश की लड़ाई। ये सारांश इन जटिल युद्धों के मुख्य बिंदुओं को बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखता है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें, तो ये स्पष्ट है कि कर्नाटक युद्ध केवल व्यापारिक कंपनियों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये भारत में यूरोपीय साम्राज्यवाद की स्थापना की लड़ाई थी। फ्रांसीसियों ने भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके शुरुआत की, लेकिन अंततः अंग्रेज इस खेल में उनसे बेहतर साबित हुए। उन्होंने फ्रांसीसी मॉडल को ही कॉपी किया और उसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। बिल्कुल, और उनकी नौसेना ज्यादा ताकतवर थी, उनके पास क्लाइव जैसे बेहतर लीडर थे, और उनकी सरकार का समर्थन भी ज्यादा मजबूत था। तो इन युद्धों ने भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। हाँ, जो कुछ कर्नाटक में शुरू हुआ, उसने अगले 200 साल के लिए भारत का भविष्य लिख दिया। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करेंगे। जरा सोचिए, अगर डुप्ले की रणनीतियां सफल हो जाती और अंग्रेज नहीं बल्कि फ्रांसीसी प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरते, तो भारत का इतिहास और उसकी संस्कृति आज कितनी अलग होती। हमारी भाषा, हमारा समाज, हमारी राजनीति, सब पर ब्रिटिश छाप की जगह एक फ्रांसीसी छाप होती। इतिहास कितने अलग रास्ते पर चल पड़ता।